10,000 रुपए डाले होते आज वॉरेन बुफे के फंड में 1965 में। मतलब मैं भी ये लोगों के साथ ये देखता हूँ कि आदमी देखता है कि 2-3 साल में अगर मुझे 2-3% ही रिटर्न मिला है क्योंकि ऊपर नीचे बहुत हुआ है, तो ये इतना 100% इतना बड़ा रिटर्न कैसे मिल सकता है। आदमी कंपाउंडिंग के पावर को नहीं समझता। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, ज्यादा नहीं कमाना है, ज्यादा देर कमाना है, क्योंकि आप मॉनिटर ही नहीं कर सकते खुद से, आपको आता नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। तो ये सब टेंशन साइड रखो। मैं कभी भी डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ एसआईपीज करता हूँ। उनका रिजल्ट देखो, मेरा रिजल्ट देखो, मेरा बेटर है। वॉरेन बुफे जैसा आदमी कहता है कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरा सारा पैसा इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। पॉइंट इज नॉट ज्यादा, पॉइंट इज ज्यादा देर। वन टाइम अगर 10,000 सिर्फ एक बार 10,000 एसआईपी के बाद 100 करोड़ से ऊपर होता है। 100 करोड़ से ऊपर। जोमैटो के फाउंडर को देख रहा था तो वो कह रहे थे कि मेरे 13 साल की जर्नी में 10 बार ऐसा ओकेजन आया होगा जब मैं बैंकरप्ट हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। वॉरेन बुफे इज रिच बिकॉज ही इज लिविंग लॉन्ग। तो ये सस्टेनेंस का गेम है, ये लंबे समय का गेम है। जो लंबे समय टिक जाएगा वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। आप गलत फेज में एंटर कर गए तो वो 3 साल आपको धक्का खाना पड़ सकता है, पर उसके बाद आपके रिटर्न्स बन जाते हैं। मैं ऐसा भी 9 साल से कर रहा हूं, तो मैंने सब देख लिया है। ये सब देख लिया। बोले द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। मतलब उसको चलने दो, कच्चा लालच है, छोड़ दो, रखो 15-20 साल का होराइजन, देखो क्या मजा आता है। ही इज लिविंग लॉन्ग इनफ टू सी कि वो रिच बन चुके हैं। वो क्या होता है कि आजकल कुछ लोग आके दिखा देते हैं मैंने डबल कर लिया पैसा, 1 साल के अंदर ट्रिपल कर लिया। वो कभी ये नहीं बताता कि 5 साल उससे पहले उन्होंने क्या बैंड बजवाई अपनी। एसआईपी को वो ऐसा देखते हैं करोड़पति बनने का जरिया, मतलब पैसा कमाने का जरिया। एसआईपी म्यूचुअल फंड पैसिव इनकम बनाने का जरिया, या उसको एक्टिव इनकम की तरह लोग भी देखते हैं। क्या कहते हो आप? चाहे कोई आके कुछ भी बोले, मैं डॉली चाय वाला का इस पे एग्जांपल देता हूँ। मैं उस आदमी को सल्यूट है। भाई को 14 साल लगे डॉली बनने में। वो रोज सुबह उठ के उतने ही एक्साइटमेंट से चाय बनाता है, उतने ही एक्साइटमेंट से लोगों को चाय दे रहा है। कोई उसको जानता नहीं है, वहीं टपरी पे रोज आ रहा है, खड़ा है। एक दिन आया कि किसी ने उसको कैप्चर कर लिया, दूसरा दिन आया बिल गेट्स ने आके उससे चाय पी ली। सो स्टॉक मार्केट में जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम पहले दिन से बटन दबा के एक्टिव इनकम बना लेंगे, वो नहीं बना पाएंगे। ये एक सैड ट्रूथ है। अब तीसरा दिन आया है, वी नो व्हाट ही इज टुडे, ही इज अ सेंसेशन। कमेंट भी आते हैं, अरे इतना लंबा टाइम नहीं है, 5 साल में बताओ क्या हो जाएगा। उसका बताओ। हाँ, तो 5 साल में तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। हाँ, या तो वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, सिंपल सी बात। मतलब एक्टिव इनकम ज्यादा डालो। बिल्कुल, टमाटर ज्यादा डालो, ज्यादा केचप निकालोगे। अब बोलो नहीं यार, टमाटर तो एक ही है पर बॉटल 100 बनानी है केचप की, तो यहाँ तो वो धांधलेबाजी नहीं चलेगी भाई। ये तो मार्केट्स हैं। ट्रेडिंग इज एक्चुअली मेड पर्पसली फॉर यू टू लूज मनी। ये कसिनो है। तो कसिनो क्यों बनता है? ताकि आप पैसा हारो। इसी तरह ट्रेडिंग जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है, इसमें आप ही पैसा हारते हैं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, एसआईपी करो अपना। आज एक बार फिर से संजय कथूरिया जी को हमने इनवाइट करा है। लास्ट पॉडकास्ट में बहुत सारे कमेंट आए कि इनको दोबारा इनवाइट करना चाहिए, तो आज हमने इनको दोबारा इनवाइट करा है। और एक बार फिर से इनकी जो एक्सपर्टीज है फाइनेंस पर बात करें। बिल्कुल, फाइनेंस पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने फिर से बुलाया। फाइनेंस में सबसे पहले मुझे ये बताओ सर, आपसे बात करते हुए मुझे समझ में आता है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग प्रेफर नहीं करता। एसआईपी प्रेफरेंस है आपकी जी। ऐसा क्यों? देखिए, अगेन पहले आपको ये डिसाइड करना है लाइफ में कि आप एक्टिवली फंड मैनेज करना चाहते हो या एक्टिवली फंड नहीं मैनेज करना चाहते। एक्टिवली फंड मैनेज करने के लिए 2 बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मतलब आपने फाइनेंस में पढ़ाई करी हो, आपको स्टॉक सिलेक्शन आती हो, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों की समझ हो, एक कंपनी को आप पढ़ सको, उसकी बैलेंस शीट को पढ़ सको, उसके P&L को पढ़ सको, और उसके बाद उसमें डिसीजंस ले सको राइट टाइम पे, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। और आपका अटेंशन मार्केट्स पे, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी डायनामिक। पहले क्या होता था, कुछ समझो 25-30 साल 40 साल पहले, कि हफ्ते में एक बार प्राइसेस छपते थे न्यूज़पेपर में। हर रोज भी लोग प्राइस नहीं देख पाते थे। आज आप हर माइक्रो सेकंड पे प्राइस चेंज देख सकते हो। तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये झेल सकते हैं कि यार अचानक से पोर्टफोलियो 10% नीचे हो गया, फिर 10% ऊपर हो गया, तो मैं बेच देता हूं। तो वो क्या है कि क्योंकि आपके सामने इतनी अवेलेबिलिटी है रिटर्न्स की, तो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। या तो आप थोड़ा सा नीचे गया तो बेच दोगे, या थोड़ा सा ऊपर गया तो बेच दोगे, ज्यादा नीचे गया होल्ड कर लोगे। तो ऐसे गलत डिसीजंस ले सकते हो आप जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। आप अगर एक्टिवली ये काम कर रहे हो, सीख रहे हो, फिर कर रहे हो, ये सब सीख सकते हो तो आप करो। पर अगर आपका कोई और व्यवसाय है जो ज्यादातर लोगों का है, अगर आज इंडिया में 8 करोड़ इन्वेस्टर हैं, तो 8 करोड़ इन्वेस्टर सारे स्टॉक मार्केट में नहीं बैठे हुए। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको अपना जीवन चलाना है। तो इन्वेस्टमेंट आप क्योंकि आप मॉनिटर ही नहीं कर सकते खुद से, आपको आता नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, ये मेरा पर्सनल मानना है। पर यहीं पे जब आप एसआईपी करते हो, आपके पास म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस है। म्यूचुअल फंड्स की थीसिस होती हैं। कुछ म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड्स होंगे जिसे हम पैसिव फंड कहते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड मिड कैप में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप होंगे, कुछ म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड बैंकिंग में डालेंगे, हेल्थ केयर में डालेंगे। आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ असॉर्टमेंट आ जाता है। आपको लगता है कि यार मैं ना हेल्थ केयर पे बुलिश हूं,
तो आप हेल्थ केयर वाले कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, क्योंकि वहां एक मैनेजर बैठा है जिसकी ये फुल टाइम ड्यूटी है, जिसका ये फुल टाइम एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, जो कोल्ड है, मतलब जिसको पता है राइट टाइम पे बाहर भी निकलता है, कब एंटर करना है, कब बाइंग डिसीजन लेना है, कब सेलिंग डिसीजन लेना है, ठीक है। और वो क्या ले रहा है आपसे, 0.5% फीस ले रहा है, 0.7% फीस ले रहा है अपना AUM का जो भी है। तो अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो क्यों आप किसी और की टिप पे सुन के कि यार मेरी मौसी की बेटी ने ITC खरीद लिया, मेरी मौसी की बेटी बोल रही है डीमार्ट खरीद लो, क्यों आप कर रहे हो? ठीक है, तो ये कोई करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से उससे बेटर रिटर्न्स कमा सकते हो। अच्छा, फिर क्या आपने 50,000 1 लाख रुपए डाले होंगे स्टॉक्स में, आपका अटेंशन 50 लाख रुपए का वहां पे होगा, आपका माइंड पूरा टाइम वहीं रहेगा, यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कहीं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो ये सब टेंशन साइड रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, SIP करो, अपना चूज कर लो कि आपको प्योर पैसिव में रहना है, आपको थोड़ा सा मिड, अच्छा आपको लगता है मेरा 10-15 साल का विजन है, तो आप थोड़ा स्मॉल कैप में ज्यादा डाल दो कि भाई 15 साल तक मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं ग्रो करवाना चाहता हूँ। स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देते हैं, 18 से 21% का रिटर्न कंपाउंडेड दे देते हैं, ठीक है। तो बट रिस्क है उसमें, शॉर्ट टर्म में हो सकता है वॉलेटिलिटी आ जाए, फटका पड़ जाए। तो दीज आर द रीजंस व्हाई मैं कभी भी डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ SIPs करता हूँ और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो ग्रो करता हूँ। और मेरे को रिजल्ट्स, मेरे फादर डायरेक्ट स्टॉक बहुत करते हैं, उनका रिजल्ट देखो, मेरा रिजल्ट देखो, मेरा बेटर है। और वो पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं, चलो वो रिटायर्ड है तो शायद उनको फन आ रहा है। तो वो एक एड थी इसकी आलिया भट्ट की, विको टर्मरिक की, मैंने देखी थी, बड़ी अच्छी एड लगी। तो वो एक एप्पल खाती है और वो कहती है कि भाई लोगों को ना टूथपेस्ट से मजा चाहिए, मतलब फ्लेवर आना चाहिए, झाग आनी चाहिए, नमक होना चाहिए, या फिर वो ये होना चाहिए। वो कहती है मजा नहीं चाहिए, असर चाहिए। तो वो कहती है मजा नहीं, असर। तो इसी तरह अगर आपको मजा चाहिए तो आप इस तरीके से स्टॉक को खरीदो, तो मजा देता रहेगा वो, आपको ऑक्यूपाइड रखेगा। पर अगर आपको असर चाहिए, आपको रिटर्न्स चाहिए, आप SIP करो, आराम से म्यूचुअल फंड भूल जाओ। तो मतलब मजा उनके लिए जिनके पास नॉलेज कम है और वो स्टॉक में जा रहे हैं, तो हाँ। मजे ले लो ऊपर नीचे होने का। बस हाँ, मजे ले लो कि भाई मैंने आज 50,000 का खरीदा था ITC, कल वो 51 हो गया, आज 49 रह गया, ये मजा है आपके लिए। लेकिन असर सच नहीं में होगा। अगर वेल्थ बनाना है तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यस, तब वेल्थ बनाया जा सकता बिल्कुल, है। तभी वेल्थ बनाए और लोग बना भी रहे हैं। और बना भी रहे। वॉरेन बुफे जैसा आदमी कहता है कि भाई जब मैं मर जाऊंगा, या अभी तो उनके एज काफी है, तो वो कहते हैं कि भाई जिस दिन मैं जाऊंगा तो मेरा सारा पैसा इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। तो जब इतना बड़ा इन्वेस्टर आपको ये बात कह रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम कहीं नहीं है उसके सामने। और स्टॉक सिलेक्शन करना ये हमारा काम नहीं, दिस इज नॉट आवर प्राइमरी जॉब, दिस इज द प्राइमरी जॉब ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर। तो वो उसको काम दे दो। लेकिन यूएस के वॉरेन बफे जो कहते हैं, यूएस के इंडेक्स फंड के अकॉर्डिंग कहते हैं, यूएस का इंडेक्स और इंडिया का इंडेक्स फर्क नहीं है। देखिए, इंडिया के इंडेक्स फंड को अगर आप देखें तो कांग्रेस के टाइम में उसने करीबन 10 साल में 15% के आसपास का CAGR दिया है। अगर आप निफ्टी को देखें, सिर्फ निफ्टी को देखें, तो मेरे हिसाब से करीबन 1700-1800 पे था जब कांग्रेस 2004 में आई थी, और जब 2014 में गई तो करीबन 7,500 7,700 के आसपास था। हाँ, ठीक है। तो ये रिटर्न्स रहे हैं, तो 4x मारा है मोटा मोटी 10 साल में। तो 15-16% का उसका कैगर रहा है, CAGR रहा है। अगर आप 2014 से 24 देखें, हायर बेस से स्टार्ट हुआ, 7,700 के आसपास से स्टार्ट हुआ, 23,000 पहुंच गया मोदी जी के थर्ड टर्म जो अब उनको मिला है। तो आप अगर उस 10 ईयर्स को भी देख लें तो भी आपका 12-13% का CAGR था। तो अगर आपने 20 ईयर्स के लिए पैसा डाला होता, 2004 से लेके 2024 तक आप डालते रहते, सिर्फ इंडेक्स फंड में ही पैसा डालते रहते, तो भी आपका 14% के आसपास का CAGR होता। तो 14% क्या खोटा रिटर्न है। FD 7% देता है, और वो भी 14% के बाद टैक्सेशन कम है, LTCG 10% है, वो भी 1 लाख के गेन के ऊपर 10% है। तो इट इज अ वेरी गुड रिटर्न। आप कहां से ज्यादा निकाल सकते हो? स्टॉक मार्केट में कौन से ज्यादा निकाल रहा है रिटर्न? कंपाउंडिंग बेसिस पे 20 साल के ड्यूरेशन में। इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग है, राइट? यस, और प्लस 20 साल का ड्यूरेशन, 20 साल तक कोई नहीं निकालता ना। आज म्यूचुअल जो इनका फंड है, वॉरेन बफे का फंड है, वो 1965 से लेकर आज 2024 तक उसने 19.8% रिटर्न दिया एनुअलाइज्ड। पॉइंट इज नॉट ज्यादा, पॉइंट इज ज्यादा देर। ज्यादा नहीं कमाना है, ज्यादा देर कमाना है। अगर आपने 10,000 रुपए डाले होते आज वॉरेन बफे के फंड में 1965 में कंपनी में, तो आज वो 10,000 रुपए अगर मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से लगा लेंगे तो वो करीबन 100 करोड़ से ऊपर होते हैं। वन टाइम अगर 10,000 सिर्फ एक बार 10,000 SIP की बात, 100 करोड़ से ऊपर होता है। 100 करोड़ से ऊपर होता। और एनुअल कंपाउंडिंग के हिसाब से भी 45 करोड़ से ऊपर होता। ओके, CAGR कितना है? 19.8%। सिर्फ 19% के कैगर पे वो 100 करोड़ बन जाता। 10,000 पे हर बार 10,000 नहीं, वन टाइम 10,000। वन टाइम 10,000 मतलब आपने सोचिए आपका बच्चा पैदा हुआ तो आप 10,000 रुपए डाल के ये सोच सकते हो कि उसकी रिटायरमेंट प्लान हो गई है।
क्योंकि वो 60 की उम्र में रिटायर होगा, हम्म, तो 60 की उम्र में रिटायर होगा, उसके पास 100 करोड़ का फंड होगा। अगर इस तरीके से आप किसी को आइडेंटिफाई करते हो जो 19%, 18-19% रिटर्न देता रहता है। प्रॉब्लम मैं भी ये लोगों के साथ ये देखता हूँ कि आदमी देखता है कि 2-3 साल में अगर मुझे 2-3% ही रिटर्न मिला है क्योंकि ऊपर नीचे बहुत हुआ है, तो ये इतना 100% इतना बड़ा रिटर्न कैसे मिल सकता है। आदमी कंपाउंडिंग के पावर को नहीं समझता और लंबे समय के बाद कंपाउंडिंग काम करने लग जाता है। यस, देखिए 7 ईयर 8 ईयर रूल है ये, हम्म, कि 7-8 साल ना आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिखेगी अपने कैपिटल के साथ। हम्म, ये जॉब्स में भी यही होता है, शुरू के 7-8 साल में आपको रिटर्न्स नहीं दिखते। इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है, शुरू के 7-8 साल रिटर्न नहीं दिखते। व्यवसाय में भी जब आदमी बिजनेस चालू करता है फिर भी 5-7 साल लग जाते हैं। वो स्ट्रगल फेज होता है। स्ट्रगल फेज होता ही है। दिन वो मतलब मेरे को याद है, आज भी मैं जोमेटो के फाउंडर को देख रहा था तो वो कह रहे थे कि मेरे 13 साल की जर्नी में 10 बार ऐसा ओकेजन आया होगा जब मैं बैंकरप्ट हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर भी ऐसी माहौलों को निकाल के आज वो 1 बिलियन मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हुए हैं। तो ये सस्टेनेंस का गेम है, ये लंबे समय का गेम है। जो लंबे समय टिक जाएगा वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आज के लोगों को चाहिए अभी, दो चीजें चाहिए, एक तो अभी चाहिए और एक मजा चाहिए। तो वो रिटर्न्स बना ही नहीं सकते, दे कैन नॉट मेक रिटर्न्स, टाइम पास कर सकते हो। राइट। एक बात बताइए, जैसे आपने बोला स्टॉक्स पहचानने की परख होनी चाहिए तब स्टॉक में जाओ, लेकिन म्यूचुअल फंड भी तो इतने सारे हैं, म्यूचुअल फंड पहचानने की परख नहीं चाहिए क्या? देखिए म्यूचुअल फंड पहचानने की परख चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपका माइंड ऐसा काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कुछ ही नहीं दिमाग लगाना, पैसिव इंडेक्स फंड हो गया, ठीक है। मिड कैप में दिमाग लगाना है तो मिड कैप का इंडेक्स है, उसका भी एक पैसिव फंड है कि जिसमें आप मिड कैप में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप ये नाम से बताइए, लोग सर्च करें। तो कोई भी है, जैसे HDFC का है, जैसे आपका क्वांट का है, जैसे आपका आदित्य बिरला का है, ICICI प्रू का है, बंधन का है, इसका है DSP ब्लैक रॉक का है। तो ये सारे लोग हैं जिनके फंड्स चल रहे हैं, हजारों फंड्स हैं। आप ये कर देखिए, उसमें आप बास्केट बना सकते हो। आप बास्केट ये बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपए की या 5,000 रुपए की SIP करना चाहता हूं, तो 5,000 रुपए में आप कह सकते हो भाई 2,000 रुपए तो मैं प्योर NSE इंडेक्स में डालूंगा, इंडेक्स फंड में डालूंगा, ठीक है। तो आपको पता है ये सालाना करीबन 12% का रिटर्न दे ही देता है। पिछले मैंने आपको 20 साल की हिस्ट्री बता दी, ठीक है। तो 12% के आसपास का CAGR इसमें मिल जाएगा। SIP करोगे तो 12% 13% की IRR कहते हैं उसको हम, ठीक है। अगर आपने मिड कैप फंड देखा तो मिड कैप फंड में आपको मोटा मोटी 15% के आसपास का रिटर्न बन सकता है। थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न्स भी ज्यादा है। तो 5,000 में से 2,000 आपने डाल दिया पैसिव इंडेक्स फंड में। कितने होराइजन की बात कर रहे हो? ये मैं मिनिमम 7 साल की बात कर रहा हूं। मिनिमम 7 साल। मिनिमम 7 साल। 7 साल से नीचे तो SIP आपको कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट देके नहीं जाता। 7 साल से नीचे कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। कोई अच्छा फेज आपने पकड़ लिया तो अलग बात है, जैसे अभी पीछे 2020 कोविड के बाद से फेज अच्छा रहा है, रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। बट अगर आप गलत फेज में एंटर कर गए तो वो 3 साल आपको धक्का खाना पड़ सकता है, पर उसके बाद आपके रिटर्न्स बन जाते हैं। मैं SIP 9 साल से कर रहा हूं, तो मैंने सब देख लिया है, ये सब देख लिया। तो अपने को और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि SIP से अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। और मेजर कोविड का डाउनफॉल देख लिया। कोविड से पहले उसका भी तो डाउनफॉल था अपना, जब 3 साल 4 साल मार्केट हिली नहीं थी। 2016 के आसपास जब अपना डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये सब, वो तो मार्केट स्टक हो गई थी। देखिए लंबे समय तक नॉन रिटर्न्स वाली कंपनी भी अचानक से चलती है। ITC 5 साल तक सेम प्राइस पे था। हाँ, रिलायंस जो था 10 साल के आसपास तक एक ही प्राइस के आसपास मूव कर रहा था, 5-10% की रेंज में। एनवीडिया करके एक स्टॉक है जो 10 साल 12 साल एक ही प्राइस पे मूव कर रहा था। ग्राफिक्स वाली? हाँ, ग्राफिक्स वाली, जो अब अचानक से हर रोज $200 बिलियन जोड़ देती है। तो आपको वो 10 साल में वो सस्टेन करते हैं, बिजनेस मॉडल्स को पिवट करते हैं, कुछ नई चीज लेके आते हैं। उनको समझ आ जाता है जो ग्रोथ खानी थी अभी तक हम खा चुके हैं, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। रिलायंस ने कुछ नया किया, कोविड में 800-900 रुपए पहुंच गया था, आज 2800-2900 रुपए, ठीक है। तो 4 साल में उसने 4 गुना दे दिया रिटर्न, 3.5-4 गुना रिटर्न दे दिया। इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। तो अगर आपने कोविड के टाइम 800-900 के आसपास बाय किया होता तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता। बट ये टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए SIP को दो, क्योंकि वो तो हर महीने खरीद रहे हैं। और चूंकि एक्सपर्ट हैं तो किस स्टॉक में डालना है निकालना है वो उनको पता है। अच्छा, फेसबुक की न्यूज आपको नहीं पता होगी, पर बहुत सारे फंड मैनेजर्स को पहले से पता चल जाती होगी कि फेसबुक होने वाला है, डील होने वाली है, कि चलो यार अभी डील हो सकती है, अभी खरीद के रख लो। आप और मैं तो ये जानते ही नहीं ना, हमारे तक तो इन्फॉर्मेशन आती है तब तक तो हम लास्ट होते हैं। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जितना ज्यादा वो रिटर्न निकाल के देंगे उनका कमीशन भी तो बढ़ेगा। उनका कमीशन बढ़ेगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। उनमें से काफी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे HDFC AMC लिस्टेड है, तो उनको ज्यादा फीस चाहिए। ज्यादा फीस कैसे होगा? जब AUM ज्यादा होगा। तो क्योंकि फीस इज अ परसेंटेज ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट 2 तरीकों से बढ़ता है, एक तो आप पे ज्यादा इन्फ्लो आए, और दूसरा आपने जो पैसा लगाया वो बढ़ता रहे, उसकी ग्रोथ हो। तो उनपे तो दोनों फोकस है ना, कि ग्रोथ भी हो और AUM भी बढ़े। मतलब या तो नया पैसा है मार्केट से जी, या फिर जो पैसा आया है उसकी ग्रोथ होती रहे। तो ये दोनों उनके KPI हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ठीक है। तो उसमें मेरा विन होना ही है।
क्योंकि दे आर फाइटिंग फॉर माई मनी। तो एक क्वांट एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके फंड्स आए, उसके फंड्स ने, आप कोई भी फंड खोलो वो कैटेगरी टॉपर है। हर कैटेगरी में कभी किसी का 40% IRR आ रहा है, किसी का 50% IRR आ रहा है, किसी का 60% भी IRR आ रहा है। तो लोगों ने सारा काफी पैसा अपना मूव करके, आप किसी से भी पूछो, बोलेगा हाँ यार मेरे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है, हाँ मेरे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है। तो क्यों है? क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा था, किसी ने नाम नहीं सुना था उसका। HDFC का लोगों ने नाम सुना है, ICICI का नाम सुना है, SBI का नाम सुना है, पर उसका नाम भी नहीं सुना था लोगों ने। इसी तरह एक और फंड काफी पॉपुलर हुआ, पराग पारिक फाइनेंशियल सर्विसेज, PPFAS करके है। क्यों हुआ? क्योंकि उसने परफॉर्म किया, नाम नहीं था उसका, HDFC का नाम ज्यादा बड़ा है। ट्रू। तो फंड्स आर कंपीटिंग फॉर माई कैपिटल, फॉर योर कैपिटल। आज 20,000 करोड़ का SIP है, लोग अगर डाल रहे हैं महीने का 20,000 करोड़ का SIP जाता है, तो वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि मेरे पास आए वो पैसा। तो कब आएगा? आप और मैं क्या देखते हैं? हिस्टोरिकल रिटर्न्स। तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स अगर उनके अच्छे होंगे तभी तो पैसा आएगा। ट्रू। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने में आपके पास ऑप्शंस बहुत है। आपको लगता है कि मैं मिड कैप पे ज्यादा बुलिश हूं, आगे इंडिया में मिड कैप कंपनीज बड़ी होंगी, स्मॉल कैप कंपनीज बड़ी होंगी, तो आप स्मॉल कैप पे थोड़ा ज्यादा डाल सकते हो। आपका होराइजन छोटा है तो आप सेफ्टी वाले उसमें डाल सकते हो, लार्ज कैप में डाल सकते हो, ब्लू चिप में डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो, क्या कहते हैं, इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। आपका होराइजन बड़ा है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकते हो। आप अब समझो कुछ लोग काम कर रहे हैं फार्मा में, उनको दिख रहा है यार फार्मा इंडस्ट्री में बहुत तेजी आ रही है, तो आप फार्मा का कोई फंड है जो सिर्फ फार्मा कंपनीज में डालता है, उसमें डाल सकते हो। एक बात बताऊं, नया आदमी जिसको इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट का ऐसा नहीं पता, SIP के बहुत सारे वीडियो देख लिए और SIP करना चाहता है, वो 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट है उसके पास, आप मुझे उसके पर्सपेक्टिव से बताओ, वो 5,000 रुपये क्या करे, कैसे कैसे करे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसका ड्यूरेशन क्या है। चलो वो लॉन्ग टर्म स्टार्ट करते, वो लॉन्ग टर्म है 20 साल है। तो अगर 20 साल, बहुत बढ़िया, अगर 20 साल का है तो उस पैसे में से वो 60% मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकता है। ठीक है, 60%। अगर वो 5,000 डाल रहा है तो 3,000 रुपए वो मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकता है। अब ये भी बताओ कि वो अपने ब्रोकर ऐप में क्या सर्च करे, कौन से किस में जाए? तो वो हिस्टोरिकल फंड्स की रिटर्न्स देखे, मिड कैप लिख दे वहां पे, तो जैसे वो मिड कैप लिखेगा 500 नीचे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन कर जाएंगे, तो वो 500 नीचे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन करेंगे, उसमें से किसी एक को क्लिक कर ले। उसके बाद वो नीचे जाके उसकी स्टडी करे, उसका फंड मैनेजर कौन है, कितने टाइम से वो फंड चल रहा है, उसका असेट अंडर मैनेजमेंट कितना चल रहा है, हिस्टोरिकल 1 साल, 3 साल, 5 साल कितना रिटर्न्स दिया है उसने। और नीचे ना कंपैरिजंस आते हैं, 2 चीजें आती हैं, एक तो उनका पोर्टफोलियो भी आ जाता है कि अभी उसके पास कौन कौन सी कंपनीज है, ठीक है, और नीचे कंपैरिजन आता है कि वो कैटेगरी में क्या रैंक कर रहा है। ठीक है, कैटेगरी का टॉपर कौन है, कैटेगरी का एवरेज क्या है, कैटेगरी का मीडियन क्या है, और उसका रैंक उस कैटेगरी में क्या है। ठीक है, दूसरी एक और चीज आती है कि उसने इंडेक्स को कितनी बार बीट किया है। हर म्यूचुअल फंड का एक इंडेक्स होता है कि जैसे अगर मैं मिड कैप म्यूचुअल फंड पकड़ रहा हूं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया या गंदा परफॉर्म किया, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। तो मिड कैप का मिड कैप इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, तो वो मिड कैप इंडेक्स से कंपेयर होगा। मिड कैप इंडेक्स ने इस साल 30% रिटर्न दिया है, म्यूचुअल फंड ने 50% रिटर्न दिया है, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है क्योंकि उसने बेंचमार्क इंडेक्स को तोड़ दिया। ठीक है, उसने 30% किया पर इसने बेचारे ने 28% किया, 26% किया, तो घोचू निकला। इससे अच्छा तो मैं मिड कैप में डायरेक्टली डाल देता, फंड अपना इंडेक्स में ही डाल देता। तो ये सारी चीजें आप चेक कर, बहुत इजीली चेक कर सकते हो, चाहे आप ग्रो पे हो, जीरोधा पे हो, आप इंड मनी पे हो, आप कितने भी कोई भी ऐप पे हो, आजकल एंजल वन पे हो, कोई भी नाम ले लो, सब पे ये फीचर्स आ चुके हैं। भाई इतना तो रिसर्च करो यार, अपना पैसा लगा रहे हो, थोड़ी इतना तो मेहनत बनता है भाई। सिर्फ हमारी वीडियो देख के बोला क्वांट में डाल देना या रिलायंस में डाल देना या इसमें डाल देना, वो गलत हो जाएगा। थोड़े खुद की भी रिसर्च करो। तो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि इस गाइडलाइन के बेसिस पे आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, और एक तो स्मॉल कैप आपने बता दिया, स्मॉल कैप मिड कैप, 60% आपने बोला उस पे डाल सकते हो, स्मॉल और मिड कैप पे डाल सकते हो। अब 40% बचा है, 40% में से आप 20% डाल दो ब्लू चिप में, जो रिलायंस ये सब लेवल पे डालते हैं पैसा, और एक आप डाल दो प्योर इंडेक्स फंड पे 20%। मतलब 1,000 रुपए आप डाल दो इंडेक्स फंड पे, 1,000 रुपए डाल दो ब्लू चिप पे। ठीक है, ये आपके सेफ है, मतलब जो एकदम ही रोबस्ट है, जो कंपनीज परफॉर्म करते हैं। जो बचा हुआ 60, क्योंकि आपका 20 साल का होराइजन है, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दो, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा शॉक भी लग गया तो आपके पास समय है, और जब वो शॉक लगेगा मार्केट नीचे गिरेगी तो उस प्राइस पे भी तो आप खरीद रहे हो। SIP का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं, ये ना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट SIP इज हार्मोनिक मीन। एक होता है अरिथमेटिक मीन विच इज 1 + 2 / 2, तो वो होता है। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन जो ग्रोइंग होता है, एक होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर अलग हो जाता है। आप 10,000 रुपए डालोगे, आज ये फंड 20 रुपए का था, आप 10,000 अगले महीने डालोगे, ये फंड 21 रुपए का हो गया। आप 10,000 डालोगे, अगले महीने ये फंड 18 रुपए का हो गया। तो इसी तरह आपको हर बार एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो खरीदते रहोगे, पर डालोगे आप 10,000 ही। और इसी को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपकी
प्राइसिंग एवरेज हो जाती है। आज जो फंड मेरे पास एक है वो चल रहा है 150 रुपए का, मैं 9 साल से उसमें एसआईपी कर रहा हूं, ठीक है, 150 रुपए के आसपास का चल रहा है, और मैं मेरा 150 एनएवी है। हाँ 150 उसका एनएवी चल रहा है इस टाइम पे, नेट एसेट वैल्यू चल रही है, जो एक म्यूचुअल फंड का प्राइस डिपिक्ट करता है एक तरीके से। तो उसकी एनएवी 150 चल रही है, और मेरी जो परचेज है एवरेज वो 60 रुपीज की है, क्योंकि वो मैं तब से खरीद रहा हूं जब वो 12 रुपए से था। अच्छा, एनएवी जो लोग नहीं जानते बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में जैसे किसी स्टॉक का प्राइस होता है, ऐसे ही हर म्यूचुअल फंड का प्राइस तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, एनएवी बोला जाता है उसको। बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी म्यूचुअल फंड ने 10 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, हम्म। तो वो 10 कंपनियों की वैल्यू आज हो गई समझो 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन द हाँ, फंड, हाँ, वो जो अमाउंट आता है उसको एनएवी कहा जाता है। हाँ, ठीक है, तो मतलब जैसे किसी शेयर का प्राइस 100 होता है इसमें रुपए एनएवी है, प्राइस होता है। किसी का एनएवी 100 रुपए है, हाँ, और वो 1000 रुपए डाल रहा है, हाँ, मतलब उसको कितने एनएवी मिल गए? 10 यूनिट मिल जाएंगे, 10 यूनिट 10 यूनिट मिल जाएंगे। तो मैंने 60 रुपए का वो यूनिट एवरेज खरीदा हुआ है पिछले 9 साल में, और वो आज 150 रुपए का है। तो मेरा अगर आईआरआर देखते हैं उसमें तो 23% है सालाना। अब मैं अगर बिना सोचे समझे 9 साल में 23% का एनुअलाइज्ड, पूरा 23% नहीं है, मतलब हर साल 23% से ग्रो किया वो पैसा। तो आज वो इसलिए 2.5 गुना हो गया ना, 60 रुपए का 2.5 गुना, मतलब 150 रुपए 2.5 गुना हो गया। तो 150% का गेन है मेरा 9 साल में, और पैसा हर महीने गया है। अच्छा, नाम इसमें मैंने कोई दिमाग लगाया नहीं लगाया, इसमें मैं तो ये भी नहीं देख रहा कि वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, जा रहा है पैसा, जाते रहे। 6 महीने में एक बार देख लो, हाँ ठीक चल रहा है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है, ओके तो चलने तो। चार्ली मंगर आपको पता है? हाँ हाँ, जिनके बाद निधन हो गया था, वो वॉरेन बुफे के पार्टनर थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोले द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। मतलब उसको चलने दो भाई, चलने दो। लोगों को आदत क्या है, जैसे 4-5-6 साल में देखेंगे पैसा डबल हो गया, बोले कुछ निकाल लेते हैं यार, कच्चा लालच है, छोड़ दो, रखो 15-20 साल का होराइजन, देखो क्या मजा आता है। वॉरेन बुफे इज रिच बिकॉज ही इज लिविंग लॉन्ग, ही इज लिविंग लॉन्ग इनफ टू सी कि वो रिच बन चुके हैं। समय ही आपको रिटर्न्स देता है, रिटर्न्स आपको रिटर्न्स नहीं देते, समय रिटर्न्स देता है आपको। आप मार्केट में कितनी देर होना, उसमें उससे ही सारा गेम निर्भर करता है। बिजनेसेस जो आप एक बिजनेस को कब रिस्पेक्ट करते हो, यार 50 साल से कर रहा है, 70 साल से कर रहा है। अगर एक सेम बिजनेस का बंदा आपके पास 3 साल वाला आ जाए वर्सेस 70 साल वाला खड़ा है, आप किस कंपनी में निवेश करोगे? 70 वाला। बस तजुर्बा है उसका, तजुर्बा है, उसने सारे ऑल वेदर कहते हैं ना अपन, ऑल वेदर, गर्मी सर्दी बारिश एक्सट्रीम बारिश ओले सब देख लिए भाई ने, और जिंदा रहा, मरा नहीं। तो इस चीज की बहुत रिस्पेक्ट है कि आप कितने समय मार्केट में खेलते हो। ये नहीं कि आप साल का 200% रिटर्न बना लो, 300% रिटर्न बना लो, वो सब नहीं देखा जाता। वो क्या होता है कि आजकल कुछ लोग आके दिखा देते हैं मैंने डबल कर लिया पैसा, 1 साल के अंदर ट्रिपल कर लिया। वो कभी ये नहीं बताता कि 5 साल उससे पहले उन्होंने क्या बैंड बजवाई अपनी। वो सिर्फ उतना ही पॉइंट दिखाएंगे कि जहां पे उन्होंने गेन्स बनाए, उससे पहले वो 5 साल कुछ नहीं कर रहे थे, माइनस में थे, वो नहीं दिखाएंगे। आप 7 साल का दिखाओ ना, जब से चालू हुए। ट्रू ट्रू। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग अब जो एसआईपी में ये कंसर्न रहता है, एसआईपी को वो ऐसा देखते हैं करोड़पति बनने का जरिया, मतलब पैसा कमाने का जरिया एसआईपी म्यूचुअल फंड। आप इसके बारे में क्या कहते हो? क्या ऐसा सोचना सही है? ये पैसिव इनकम बनाने का जरिया या उसको एक्टिव इनकम की तरह लोग भी देखते हैं, क्या कहते हो आप? देखिए, मैं आपसे 2-3 सवाल काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। केचप खाई है आपने? हाँ। क्या फिर उसका रॉ मटेरियल क्या है? केचप टमाटर से बनता है। टमाटर से बनता है। अचार खाया है? उसका रॉ मटेरियल क्या है? आम। ठीक है, आम का अचार है तो आम का रॉ मटेरियल। ठीक है, आपने पनीर खाया? पनीर का रॉ मटेरियल क्या है? दूध। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में रॉ मटेरियल क्या है? स्टॉक मार्केट में रॉ मटेरियल, अगर मैं स्टॉक मार्केट में गेम खेलना है, स्टॉक मार्केट इज बिजनेस, तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है? मैं स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कैसे बनाऊंगा? बिजनेस के बेस पे। बिजनेस के बेस पे पैसा। हाँ। तो मेरा रॉ मटेरियल पैसा है। जितना पैसा मेरे पास ज्यादा होगा, उतना मेरी कमाई ज्यादा होने की क्षमता होगी। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में एक्टिव इनकम बनाना क्लोज टू नामुमकिन है। क्लोज टू नामुमकिन है। ओके। अगर आप पहले दिन बाहर निकले और आपने ये सोच लिया कि मैं एक्टिव इनकम स्टॉक मार्केट से बनाऊंगा, बना ही नहीं सकते। व्यापार में ये बॉटल है, ठीक है, आप इसके मैन्युफैक्चरर हो, मैं इसका डीलर हूं, मतलब वो सॉरी ट्रेडर हूं। आपने बोला संजय जी ये एक बॉटल 5 रुपए की है, मेरे को ये मैंने बायर ढूंढ लिया सामने जो 7 रुपए में मुझसे खरीद रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, सागर जी मेरे को 1000 बॉटल दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे 1 महीने बाद दूंगा, ये पोस्ट डेटेड चेक पकड़ो आप। ठीक है, तो मैंने अब आपको पैसे नहीं दिए, मेरे पास 5000 रुपए का सामान आ गया, मैंने जाके 7000 में बेच दिया, और मैंने बायर को बोला भाई मेरे को पैसे तू एडवांस दे दे। ठीक है, तू एक काम कर, 7000 मत दे, 6500 रुपए दे दे, 500 रुपए और कम कर दे।
तो यानी मैंने आपको तो पैसे नहीं दिए पर सामने से पैसे ले लिए, मैं बिना पैसे के मैंने ये वाली ट्रेडिंग कर ली। तो एक व्यापार में फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आप बिना पैसे के ट्रेडिंग और बिजनेस कर सकते हो। जैसे HUL है, HUL अपने सप्लायर को पैसा देता है 6 महीने बाद, पर बायर से पैसा ले लेता है 30 दिन में, जो उसकी दुकानों में वो माल देता है। तो यानी सामने से तो 30 दिन में पैसा आ गया, पर पीछे 180 दिन बाद जा रहा है, तो यानी 150 दिन वो पैसा अपने पास रखता है। हाँ। क्यों? उसकी इज्जत है, उसका नाम है, इसलिए लोग उसको इस तरफ उधार देते हैं तो इस तरफ जल्दी पैसा दे देते हैं। ठीक है, पर मैं क्या अगर स्टॉक मार्केट में जाके बोल सकता हूं देखो मेरी इज्जत बहुत ज्यादा है, तो मेरी इज्जत के नाम पे 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दो? ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं होगा। आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा, चाहे आप वॉरेन बुफे हो, चाहे आप राधा किशन दमानी हो, चाहे आप राकेश झुनझुनवाला हो, कोई भी हो, आपको 1 रुपए या उसके बराबर का कोई कोलैटरल जिसके थ्रू 1 करोड़ रुपया रेज हो सके देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बिना पैसे के काम नहीं करती। निवेश का मतलब क्या है? पैसा पहले डलेगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा एक्टिव इनकम आपके पास ऑलरेडी है, हाँ, आप उसी के बेस पे पैसिव इनकम बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास, और यहां रॉ मटेरियल रियल पैसा है। ऐसा नहीं है कि टमाटर वाले के साथ डील कर ली कि भाई मैं तेरे को 30 दिन बाद पैसे दे दूंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। सो स्टॉक मार्केट में जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम पहले दिन से बटन दबा के एक्टिव इनकम बना लेंगे, वो नहीं बना पाएंगे। ये एक सैड ट्रूथ है, चाहे कोई आके कुछ भी बोले। पैसिव इनकम बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कैपिटल है। हाँ, उस कैपिटल को आप कहां इन्वेस्ट करते हो, कितना समझदारी से इन्वेस्ट करते हो, वो आपकी पेस ऑफ पैसिव इनकम और लॉन्जिविटी ऑफ पैसिव इनकम डिसाइड करेगी। यानी आप कितना कमा सकते हो और कितनी देर कमा सकते हो। ठीक है, मतलब पैसा कमाने के लिए मत आओ स्टॉक मार्केट में, वेल्थ कमाने के लिए आओ। yes. और वेल्थ मींस टाइम, लॉन्ग टाइम आपको लगे रहना पड़ेगा मार्केट में। आप राकेश झुनझुनवाला की अगर स्टोरी सुनते हो तो वो भी कहते हैं यार पहले 5 साल 6 साल तो कुछ नहीं था। ठीक है, राधा किशन दमानी की स्टोरी सुनते हो तो भी 5-6 साल कुछ नहीं था। देखो हमें क्या होता है, अचानक से जिस टाइम उनका नाम बन जाता है ना, हम देखते हैं यार तू भाई जल्दी पैसा कमा गया। उसके पीछे की उसके 10 साल की स्ट्रगल हिस्ट्री, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और क्योंकि वो 10 साल पिच पे था तो एक लकी स्ट्रोक आया होगा उसको। ठीक है, और वो लकी स्ट्रोक वो क्यों कैप्चर कर पाया? क्योंकि वो पिच पे था और तब तक उसने सीखा, इन्वेस्ट किया, अपनी लर्निंग पे भी इन्वेस्ट किया। पर हमारे यहाँ लोगों को क्या चाहिए भाई, किसी को देख लिया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि भाई ने बना लिया 2 करोड़ रुपए आज एक दिन में ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में, इलेक्शन वाले दिन, तो मैं भी बना लूंगा। अरे वो भाई 10 साल से बैठा है स्टॉक मार्केट में, तो एक उसको वो दिन मिला जब उसने वो 2 करोड़ रुपए बनाया। ऐसे कितने महीने गए होंगे जब उसने लॉस किया होगा, वो कोई नहीं देखता। राइट, तो दिस इज वो किसी ने कहा था ना कि सब मेरी जीत को देखते हैं, मेरे पाँव के छालों को नहीं देखते। हाँ, तो मेरे पाँव के छाले भी तो देखो ना भाई, मैंने भी तो 18, आज मुझे 18 साल हो गए स्टॉक मार्केट में। कितनी बार मैं स्टॉक मार्केट को छोड़ छोड़ के जा चुका हूं, नहीं यार डूबता है पैसा, डूबता है, फिर आ जाता हूं। ठीक है, ये चलता रहता है। राइट, अभी एक हम किसी से बात कर रहे थे, शाहरुख खान के साथ अमिताभ बच्चन की फोटो थी जी। मतलब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान चेयर पे बैठा है और अमिताभ बच्चन कंधे पे रख के ऐसा है। तो उस फोटो को देख करके हम बात कर रहे थे, यार कैसा होता अगर शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का बेटा होता। तो मैंने कहा फिर तो ये शाहरुख खान बन ही नहीं पाता कभी। सही कह रहे हो, मतलब शाहरुख खान का जो ओहदा आज है वो कभी शाहरुख खान बन ही नहीं पाता अगर वो बेटा होता तो। बिल्कुल, कारण उसका ये है कि शाहरुख खान ने जितने बुरे मौसम के थपेड़े झेले हैं, यस, उसने उसको शाहरुख खान बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, सेम वे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, बड़ा वेल्थ बुरे मौसम के थपेड़ों की वजह से बनता है। बिल्कुल, क्योंकि तब आप सर्वाइव करते हो। हाँ, तब आप एक्चुअली सीखी तो आपकी सीखने का टाइम तो तब आता है कि राइट, जब आपके मौसम खराब हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है। बट शाहरुख खान को भी देख लो, पिछले 10 साल उसने कोई हिट्स नहीं दी, फिर उसकी जवान, पठान ये सब आ गई अचानक से और उसको एक वैल्यू दे गई। राइट, फिर उससे 7-8 साल पहले तो बहुत ही बुरा हाल था उसका, Exactly. कोई मूवी हिट नहीं हो रही थी। तो अगर वो 10 साल में एक्टिंग छोड़ देता तो फिर वो उसको जवान और पठान नहीं मिलती ना। तो आपको सक्सेस मिलने के लिए वो टाइम निकालना पड़ेगा। व्हाट इज लक? लक इज अ मिक्सचर ऑफ अपॉर्चुनिटी विद प्रिपेयर्डनेस। भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे दे पर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो उस अपॉर्चुनिटी को खाने के लिए। आएगी अपॉर्चुनिटी, निकल जाएगी। मैं डॉली चाय वाला का इस पे एग्जांपल देता हूं। मैं उस आदमी को सल्यूट है, भाई को 14 साल लगे डॉली बनने में। वो रोज सुबह उठ के उतने ही एक्साइटमेंट से चाय बनाता है उतने ही एक्साइटमेंट से लोगों को चाय दे रहा है। कोई उसको जानता नहीं है, वहीं टपरी पे रोज आ रहा है, खड़ा है। एक दिन आया कि किसी ने उसको कैप्चर कर लिया, दूसरा दिन आया बिल गेट्स ने आके उससे चाय पी ली, अब तीसरा दिन आया है, वी नो व्हाट ही इज टुडे, ही इज अ सेंसेशन। ठीक है, और आज भी अगर वो नागपुर में है तो ही कम्स टू हिज शॉप, वो चाय बनाता है, 2 घंटा लोगों के साथ बिताता है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ना चाहता। बहुत लोग है ना अपना अस्तित्व छोड़ देते हैं, जैसे ही वो फेमस हो जाएंगे वो छोड़ देंगे। पर उस आदमी का देखो 14 साल लग गए भाई को, 14 साल बाद वो डॉली बना है। तुम 14 महीने तो निकाल के दिखा दो पहले, 14 महीने छोड़ो, 14 दिन निकाल के दिखा दो पहले, बिना रिजल्ट के।
उतने एक्साइटमेंट से उठ जाओगे। मतलब रोज सुबह उठ के उतने एक्साइटमेंट से पार्टिसिपेट करना कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो एक अलग चीज है। आपको देखो, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, इट इज नॉट अबाउट स्किल यूट्यूब पे बहुत लोग हैं, आप भी बहुत अच्छे से स्किल दे रहे हो, आपकी लंबी लंबी वीडियोस SIPs के ऊपर, SWP के ऊपर, STP के ऊपर, कहाँ डालें, कैसे डालें, ETF ट्रेड सब कर रहे हो आप। वो वीडियो देख के एक आदमी सीख सकता है, पर मानसिकता कौन सिखाएगा? गेम तो मानसिकता का है ना। क्या आप तो बता रहे हो कि ये इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह से 10 साल रुको, आप बताते हो कैलकुलेटर से बता देते हो 20 साल रुकोगे तो ये हो जाएगा, 30 साल रुकोगे तो ये हो जाएगा, सही बातें बता रहे हो आप, पर उनको रुकना नहीं ना 20-30 साल। उनको तो मैगी नूडल आज चाहिए 2 कमेंट भी आते हैं, अरे इतना लंबा टाइम नहीं है, 5 साल में बताओ क्या हो जाएगा। हाँ, उसका बताओ। हाँ, तो 5 साल में तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। हाँ, या तो वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, सिंपल सी बात। मतलब एक्टिव इनकम ज्यादा डालो, बिल्कुल, टमाटर ज्यादा डालो, ज्यादा केचप निकालोगे। अब बोलो नहीं यार, टमाटर तो एक ही है, पर बॉटल 100 बनानी है केचप की, तो यहां तो वो धांधलेबाजी नहीं चलेगी भाई, ये तो मार्केट्स है। ट्रू। तो सागर जी, एक किस्सा है, और आई थिंक ये लोगों को ना बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। वॉरेन बुफे ने एक टेड सीडस करके बंदे के साथ बेट लगाई। टेड सीडस जो हेज फंड मैनेजर, हेज फंड्स का काम क्या होता है, वो पोजीशंस लेते हैं, एक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। तो 2000, ये थोड़ा सा इसको और डिटेल बताओ। हाँ, सो हेज फंड्स क्या होता है, जैसे एक फंड, मैं हूं, मैंने किसी से लोगों से 100 करोड़ जमा कर लिया। आप जैसे दोस्त हैं जो भरोसा करते हैं, यार संजय अच्छा रिटर्न्स कमा के दे सकता है, तो आपसे मैंने जमा कर लिए 100 करोड़ रुपए। अब उस 100 करोड़ रुपए को मैं मार्केट में ऑप्शंस कर रहा हूं, फ्यूचर्स कर रहा हूं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो हेज फंड कर रहा हूं, मैं पोजीशंस को हेज कर करके एक पोजीशन ले रहा हूं, मतलब FNO में ट्रेड कर रहा हूं, और आपको रिटर्न्स कमा के देने का वायदा कर रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलते हो जी संजय जी तो बहुत अच्छे आदमी है, मैं अपना 100 करोड़ समझो सब दोस्तों यारों ने मिलकर 100 करोड़ संजय को दे दिया, तो मैं बन गया हेज फंड मैनेजर, ठीक है। आप बन गए हेज फंड इन्वेस्टर। तो वॉरेन बुफे ने टेड सीडस के साथ एक बेट लगाई। बोले देख, आज 2007 का टाइम था, आई थिंक 7 या 8 का टाइम था, 10 साल की बेट है। मैं पैसिव फंड है वहां पे, S&P 500 जो उनका इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी है, हाँ। उनका S&P 500 स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स। बोलता है मैं S&P 500 का पैसिव इंडेक्स फंड खरीद रहा हूं, वैनगार्ड करके कंपनी जो दुनिया के सबसे बड़े पैसिव इनकम फंड चलाती है। तो मैं वैनगार्ड का S&P 500 का इंडेक्स फंड में पैसा डाल रहा हूं, और तू भी उतना ही पैसा हेज फंड्स में डाल दे और उनको एक्टिवली मैनेज कर। इन दोनों के बीच में बेट हो गई। बोले जिसका रिटर्न कम होगा 10 साल बाद, वो दूसरे बंदे को $1 मिलियन देगा, 8 करोड़ 7-8 करोड़ रुपए देगा, ठीक है जी। अब आप दोनों का नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट समझना। वॉरेन बुफे ने क्या किया, पैसिव, कि भैया मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं तो S&P 500 में डालूंगा, वो डाल के अपने दूसरे काम में पर चला कितने गया। समय की बेट हुई, 10 साल की बेट थी। तो क्या पॉइंट है, क्वेश्चन वापस वही आ गया, ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम। मतलब वो आदमी छोटा सोचता ही नहीं ना, वो तो खेला ही 10-10 साल का, 20-20 साल का खेलता है। रिटर्न क्या निकला, आता हूं। तो ये एक्टिव फंड मतलब वो 10 साल 3650 दिन रोज का सर्कस था उसका, कभी कहीं डालो, कभी कहीं से निकालो, कभी कहीं डालो, कभी कहीं से निकालो। तो ये आदमी शांति से बैठा है और वो मुक्के मारे जा रहा है, ये शांति से बैठा है, ये मुक्के मारे जा रहा है। 10 साल बाद S&P 500 ने वॉरेन बुफे को रिटर्न दिया 86% के आसपास का। 86%? सालाना नहीं, टोटल, हाँ। 10 साल का, ठीक है। मतलब 7-8% का रिटर्न, वहां बहुत बड़ी बात होती है 7-8%, क्योंकि पैसा आपको FD वहां पे 98 पे मिलती है, हाँ, ठीक है। तो अब टेड सीडस की बारी आई। उसने 10 साल में बनाए 22%, टोटल, साल का नहीं, टोटल। तो इतना एक्टिवली मैनेज करके भी 10 साल में वो 22% ही रिटर्न, 2% के आसपास हुआ वो, 2% साल का, ठीक है। कंपाउंडिंग करे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। और ये भाई ने निकाल लिया 85-86% 10 साल का। तो ऑब्वियसली टेड सीडस को $1 मिलियन का चेक वॉरेन बुफे को 2018 या 17 में लिख के देना पड़ा था। तो मैं कमिंग टू द पॉइंट ये था कि आप, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक्टिवली इन्वेस्ट करोगे तो ही आप रिटर्न्स बना सकते हो। इसलिए वो क्या कहते हैं, मैं मेरे मरने के बाद, मरो उपरांत जिसे कहते हैं, मेरा जो पैसा होगा वो चुपचाप पैसिव इनकम फंड में डाल देना, कोई उसके साथ एक्टिविटी नहीं करना, क्योंकि मेरे को तो आता है स्टॉक सिलेक्शन। वॉरेन बुफे बोलते हैं मेरे को आता है स्टॉक सिलेक्शन, मैं लंबे बेट्स लेता हूं, 20-20, 30-30 साल के बेट्स लेता हूं। पर मेरी वाइफ या मेरे बच्चे या मेरे उत्तराधिकारी, हो सकता है उतना नॉलेज नहीं होगा उनको, तो उनके लिए आप मेरा पैसा पटक देना इंडेक्स फंड में। तो ये एक स्टोरी थी जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, पैसा कमाना आसान है, हमें वो मजा नहीं चाहिए, असर चाहिए। रोज का मजा नहीं चाहिए, रोज का मजा नहीं चाहिए, मेरे को आता नहीं वो मजा लेना। मैं बहुत हैवी ट्रेडिंग करता हूँ, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, तो ऑलमोस्ट 8 डिजिट ट्रेडिंग करता हूँ, आपने देखा भी है। पर मैं कुछ नहीं करता दिन भर में, नो एक्टिविटी एट ऑल, कोई काम नहीं करना उसमें। अपने ट्रेडिंग का थोड़ा स्ट्रैटेजी तरीका कुछ शेयर करना चाहोगे आप? देखो लोगों को क्या नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग में, और आप क्या करते हो जिससे पैसा बनता है? ठीक है, तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो 2 चीजें आपके अगेंस्ट है। ट्रेडिंग इज एक्चुअली मेड पर्पसली फॉर यू टू लूज मनी। ये कसीनो है, क्योंकि कसीनो क्यों बनता है, ताकि आप पैसा हारो।
इसी तरह ट्रेडिंग जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है, इसमें आप ही पैसा हारते हो। मैं एक स्कैल्पर से मिला। स्कैल्पर वो होते हैं जो फटक से एंट्री लेते हैं और फटक से स्कैल्प करके, मतलब फटक से निकल जाते हैं, फटक से एंटर किए, फटक से निकल, दिन में 3-4 बार ऐसा करते हैं। तो उसने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया, तो ग्रीन, अच्छा ग्रीन ऐसे बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं था, मतलब महीने का 4-5% का रिटर्न था, ठीक है। तो मतलब मैं तो सुना था 2x हो जाता है, 4x हो जाता है, 6x हो जाता है, ऐसी कहानियां सुनी थी। तो मैंने देखा 3-4-5% के आसपास का उसका रिटर्न निकल रहा था महीने का, स्कैल्पर का। तो उससे दिखाया, मैंने बोला कि इस पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है। तो आई वॉज शॉक्ड। 5,000 रुपए का उसका ग्रीन था, 10,000 रुपए का उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट था। ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज, एसटीटी, ब्रोकरेज, हाँ। एसटीटी बहुत ज्यादा है ना, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, हाँ। जिसका लड़ाई चलती रहती है। हाँ। एक्सचेंज का टैक्स लगता है, वो अलग लगता है। जीएसटी लगती है, वो अलग लगती है। मतलब 5,000 रुपए कमाने के लिए 10,000 रुपए दिए। तो आप -5,000 पे आ गए ना। तो तुम मेरे को जो ग्रीन दिखा रहे हो, या जो जनता को ग्रीन दिखा रहे हो, वो तो आप प्री ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिखा रहे हो। जनता को तो सबको ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो देना ही देना है, राइट। है ना। तो वो आदमी तो अपना पीएनएल दिखाता है, उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होता है। दिखाता। मैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिखाता हूं, क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0.5% होती है या 1% होती है मेरे प्रॉफिट की। अगर मैं 1 लाख का प्रॉफिट करता हूं तो मैं 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मजा नहीं कर रहा, मैं असर ला रहा हूं। मतलब रोज का घुसना निकलना वाला काम हाँ, वो नहीं सब काम है ही नहीं अपना। महीने में हम्म। 3-4 बार, 5 बार का ट्रांजैक्शन होता है। है। अगर दिन का कुछ होता भी तो वो एडजस्टमेंट होती है छोटी सी, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती नहीं मेरे को। तो मैं लेता हूं लंबी पोजीशंस, मैं लेता हूं ऐसी पोजीशंस जिसके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि मुझे वही है, मेरे को ज्यादा नहीं कमाना, ज्यादा देर कमाना है। ज्यादा नहीं कमाना, ज्यादा देर ज्यादा कमाना। रिटर्न्स नहीं चाहिए, मेरे को 2x नहीं करना पैसा। मेरे को वही 2-3% महीने का बने तो भी मैं खुश हूं, पर मुझे ये रिटर्न्स अगले 20 साल तक चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद मेरा 1 रुपया जो है वो 200 रुपए बन जाएगा, अगर मैं 36% से ग्रो करता रहा पैसे को सालाना। और ये जो 1 से 2 करेंगे 1 साल के बाद, वो 2 से फिर माइनस पे आएंगे, फिर वापस 2 करेंगे, फिर वापस 1 माइनस पे आएंगे, फिर 2 करेंगे, फिर माइनस पे आएंगे। वो उससे आप सस्टेनेबल वेल्थ नहीं बना सकते। तो अगर आपको मजा चाहिए तो आप ट्रेडिंग करो, और वो कैपिटल रखो जो आप खो सकते हो, क्योंकि आप खोने ही वाले हो वो कैपिटल। या तो आपकी पोजीशन में आप खत्म कर दोगे, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको खत्म कर देगी। एक बात बताओ संजय सर, जैसे आप कह रहे हो 2-3%, तो साल का 25-30%, 36% हो गया। म्यूचुअल फंड देखा जाए, स्मॉल कैप फंड्स, साल का वो भी 25-30% निकाल के दे देते हैं। तो एक नए आदमी को क्या ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए, या म्यूचुअल फंड की तरफ ही चले जाओ? ये अपना काम करते हुए आपको पैसे वाली इनकम भी बन रहा है। ठीक है, तो इसमें 2-3 गैप्स हैं। देखो, एक तो म्यूचुअल फंड में आपको महीने का 2% नहीं बनता, आपको 5 साल में 22% बनता है, 7 साल में 22% बनता है सालाना। यानी कि इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट विच विल गिव यू मंथली रिटर्न्स। ठीक है, ये तो आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर रहे हो। राइट। आज अगर मैं 9 साल से एक फंड में एसआईपी कर रहा हूं, तो मैं उसमें से कुछ निकाला नहीं, उसको दे ही जा रहा हूं, मैं महीने का उसमें पैसा डाले ही जा रहा हूं। तो एसआईपी भी आपको वेल्थ देगा, बिल्कुल देगा, पर आपको वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद देगा। आप उसमें से पैसिवली हर महीने अभी नहीं निकाल सकते, पहले उसको ग्रो करने दोगे, फिर आप उसमें से एसडब्ल्यूपी करोगे, मुफ्त की सैलरी, बिना काम की सैलरी। तो वो स्टेज आने में टाइम लग जाता है, वो 7-8 साल का मिनिमम टाइम लगता है, क्योंकि तभी उसका वैल्यू किक इन होता है। अगर आप छोटे टाइम में करोगे तो उसमें कुछ बना ही नहीं होगा। मतलब आपका रिटर्न्स मुश्किल से जैसे एब्सोल्यूट टर्म्स में कहते हैं 10%, 20% हुआ होगा। आपने 10 लाख डाला होगा, वो 12 लाख हुआ होगा। जब ये आप 10 साल के लिए करते हो तो ये वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पैसिव इनकम बनेगी 10 साल बाद। पर अगर आपके पास एक आज कैपिटल है, समझो 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए, आपको लगता है मैंने ये एफडी में डाले थे, एफडी में मेरे को मिलते हैं साल के, इसमें 1 लाख रुपए में मिलते हैं 6,000 रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए में मुझे मिलते हैं 60,000 रुपए। तो अगर मैं कुछ ऐसी टेक्निक सीख जाता हूं तो वो 60,000 की जगह में हो सकता है कि 2-2.5 लाख रुपए कमा सकता हूं। और एफडी का एक बड़ा कैच है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अगर आप हायर इनकम स्लैब पे हो, हाँ, तो फुल टैक्स है, आधा मान लो, मतलब हाँ 7% का अगर रिटर्न है तो आपके हाथ में 3% से ज्यादा नहीं आने वाला। बिल्कुल सही है। तो सेम चीज ऑप्शंस में, अगर आप ऑप्शंस को ठीक से ट्रेड कर लो, कुछ सीख लो चीजें, आपके पास इनफ कैपिटल है। देखो, मेरा रूल है, मैं लोगों को यही बोलता हूं कि 2.5 लाख से नीचे अगर आपका कैपिटल है तो आप ऑप्शंस मत करो। ये 10,000 20,000 वालों को तो कतई नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि सब सिखा उनको ही रहे हैं, 10-20 हजार वालों को, तो उनके सब कुछ उनके विरुद्ध है। जैसे वो कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो समय उनके विरुद्ध है, क्योंकि डीके जिसे कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है, अगर आज आपने 3,000 का कॉल लिया रिलायंस का, और कल रिलायंस हिला भी नहीं, 2 दिन रिलायंस हिला ही नहीं, फिर भी आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि डीके लग गया। तो वो मतलब इट इज टोटली अगेंस्ट यू। सेकंड, आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर अगेंस्ट यू। अभी किसी ने पीछे निर्मला सीतारमन जी से पूछ भी लिया कि आप तो हमारे स्लीपिंग पार्टनर हो,
मतलब एक कोई कॉन्फ्रेंस में हम्म। निर्मला सीतारमन जी हमारी एफएम बैठी हुई थी, तो किसी ने बोल दिया पीछे, कोई ट्रेडर होगा दुखी, तो उसने बोल दिया कि मैडम ये क्या है, इतने ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा रहे हो, ये कैपिटल मेरा होता है, प्रॉफिट आप ले जाती हो, आप तो हमारी स्लीपिंग पार्टनर की तरह हो। एक स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है जिसको अपने आप ही फोकट के पैसे मिलते रहते हैं, कुछ नहीं करता, पैसा मिलता रहता है। तो उनके पास जवाब ही नहीं था। अब वो कहती कि स्लीपिंग पार्टनर हूं तो मैं बोल नहीं सकती, मैं तो स्लीप कर रही हूँ। ओके। तो मुद्दा ये है कि पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि पोस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए तो सेबी ने बोला कि 100 में से 90 लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे। जो प्रॉफिट नहीं कर रहे उनकी एवरेज लॉस 50,000 रुपए है, एवरेज लॉस। उस लॉस के बाद करीबन 28% उस लॉस के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, यानी 50,000 प्लस 28%। 28% ऑफ 50,000 इज 14,000। तो एक आदमी जो औसतन 50,000 का लॉस भी कर रहा है, उसके ऊपर 14,000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी भर रहा है, और जो प्रॉफिट कर रहा है उसके प्रॉफिट में से 15 से 50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो अगर मैं 1 लाख का प्रॉफिट कर भी लेता हूं तो औसतन मैं 30,000 रुपए तो सरकार ये जीएसटी, ये सब जीएसटी, एसटीटी, ब्रोकरेज, ये सब दे रहा हूं। उसके बाद मेरे को इनकम टैक्स भी देना है। वो लास्ट में आएगा, वो लास्ट में, वो थोड़ी छोड़ेंगे वो लोग। तो मैं तो 4 लेवल पे टैक्स हो रहा हूं। तो मतलब समय मेरे विरुद्ध है, सरकार मेरे विरुद्ध है, क्या कहते हैं, सब कुछ ही मेरे विरुद्ध है। तो मतलब इसलिए तो ऑप्शंस में से पैसा कमाना क्लोज टू नामुमकिन है। ऑप्शंस बाइंग में तो बहुत ही मुश्किल है पैसा कमाना। आई हैव नॉट सीन मेनी सक्सेसफुल पीपल ऑन ऑप्शन बाइंग। स्पेशली अगर लो कैपिटल है फिर तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक बार में सुपड़ा साफ हो जाता है उसमें। एक बार थोड़ा सा आंधी आपके विरुद्ध हो गई तो ऐसा सुपड़ा साफ होगा जो मतलब आप फिर वापस मार्केट को गाली देके 2 साल बाद आओगे। मेरा हो चुका है ना, 2 बार गाली देके निकल गया मार्केट को, फिर आया वापस। पर एसआईपी नहीं छोड़ी थी मैंने। तो आपका जो क्वेश्चन था कि अगर किसी को एसआईपी से, स्मॉल एंड मीडियम कैप से बन सकता है पैसा, तो पहले तो उसको टाइम लगेगा। ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग आप सीखो, अच्छे से करो, पर लालच के अधीन मत करो। एफडी को तोड़ने की कोशिश करो कि भाई एफडी 7% दे रही है तो मैं ये 14% 15% बना लूं, एक स्किल भी आ जाए। थर्ड, ट्रेडिंग ऐसी मत करो जिसमें आपको रोज बैठना पड़े, पैसिव होनी चाहिए। दिन में आधा घंटा दे दिया, 15 मिनट दे दिया, एक बार पोजीशंस चेक कर ली, तो इस तरह की ट्रेडिंग करो। इस तरह की बहुत स्ट्रैटेजीज हैं, बैंक निफ्टी में भी हैं, स्टॉक्स में भी हैं, आप सीखो। चौथी चीज, कमिटल रहो, टिंडर बम्बल मत बनो कि एक गर्लफ्रेंड है, दूसरी गर्लफ्रेंड चाहिए, कि भैया गर्लफ्रेंड सुबह डेट करके आ गए, अब रात को बैठे फिर से बम्बल पे कि भैया अगली कौन होंगे, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप मार रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी पकड़ी है, उसको 1 साल तो दो, 2 साल तो दो। आप बैक टेस्ट करते हो 3 साल 4 साल का कि मैं चेक कर लेता हूं पीछे 4 साल में क्या हुआ, और जैसे ही लगाते हो उसके बाद सोचते हो यार कोई तो इससे बेटर स्ट्रैटेजी होगी जो ज्यादा अच्छे रिटर्न देगी। तो यू हैव टू बी कमिटल टू दैट स्ट्रैटेजी। आज मैं जो स्ट्रैटेजी कर रहा हूं मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, छोड़ता ही नहीं हूं। अब मैं उसमें एक्सपर्ट हो चुका हूं, क्योंकि वो ये ना ब्रूस ली बोलते हैं कि मैं उससे नहीं डरता जो 10,000 किक जानता है, मैं उससे डरता हूं जो एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। वो मास्टर है उसका, वो मास्टर है उसका, कि उसकी वो वाली पड़ी तो जबड़ा टूट जाएगा। एक लास्ट सवाल, एसआईपी के पर्सपेक्टिव से, नए लोगों के पर्सपेक्टिव से, रिस्क कितना होता है म्यूचुअल फंड में? देखिए, एफडी इज रिस्क फ्री। हाँ, म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क? एफडी भी रिस्क, 5 लाख से ऊपर तो रिस्क फ्री नहीं है। एक पॉइंट के बाद चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ, चांसेस कम है, इस प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए प्रॉफिट भी कम है। ठीक है, तो रिस्क तो है, देखिए मैं डिनाई नहीं कर सकता रिस्क है। यू कैन हैव प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ जीरो रिटर्न्स, ये एक प्रॉब्लम है। मैं, आपने जब पूछा था कि क्यों वो उससे नहीं कमा सकता, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे हो रहा है हर साल। कभी अचानक स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी 5 साल साइडवेज रह जाएगी, 3 साल साइडवेज रह जाएगी। तो वो पेशेंस रखना, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, मैंने औसतन देखा है, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 7-8 साल के आसपास का है तो ऐसा भी कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं देती, कभी नहीं। 99% चांस है कि वो पॉजिटिव रिटर्न देगी, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 7-8 साल है। अगर आप उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने होल्डिंग के हिसाब से देख रहे हो तो वो राइट चीज नहीं है। फिर आप डेट फंड्स में जाओ जो आपको महीने का वही 98, मतलब साल का 6-7% देते हैं। अभी वैसे आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है, एक ऐप लेके आए आरबीआई, जिसमें आप आरबीआई रिलेटेड जितने बॉन्ड्स होते हैं उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। नाम क्या है आपका? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट। उसमें जाके आप लोग जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती है, उसके रिटर्न्स थोड़े बेटर होते हैं, 7.5-8% तक भी हो जाते हैं, वो आप खरीद सकते हो डायरेक्ट। आपको डीमैट की जरूरत नहीं है, कोई डीमैट अकाउंट नहीं खोलना, कोई कुछ नहीं करना, कोई ब्रोकर के थ्रू नहीं जाना, डायरेक्ट आप सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हो। ओके, तो मतलब एफडी के जो लोग प्रेमी हैं, हाँ, उनको छोड़ के ये कर सकते हैं। मतलब दे कैन आल्सो लुक एट दिस एज, जैसे गोल्ड फंड्स होते हैं, गिल्ट फंड्स होते हैं, जिसपे 7-8% का रिटर्न बनता है, तो वो फंड्स वो ले सकते हैं अगर चाहे तो। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, हल्का सा डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कॉस्ट नहीं है कोई, अब ब्रोकर भी नहीं है कोई बीच में, सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कोई ट्रस्ट का भी इशू नहीं है। मस्त, मजा है आपसे बात करके, दोबारा ऑन कैमरा